नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। कैसे हो? आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। और इसके पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ लिया था कि चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। और लास्ट में हमने ये देखा था कि तुम्हारा जो चार्ज है, चार्ज नहीं, करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हमने लास्ट में ये पढ़ा था। और यही तुम्हारा क्या था? ओम्स लॉ। क्या था? ओम्स लॉ। ठीक है, तो इस बार हम थोड़ा ओम्स लॉ को और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। उसका स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, वो किस पे निर्भर करता है, और देखेंगे उसके रिलेटेड एक आध क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ओम्स लॉ से ही स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने पिछली प्लेलिस्ट नहीं देखी, प्लेलिस्ट क्या वीडियो ही था, नहीं देखा है तो मैं क्या करूं, देखना है तो देखो, वैसे देख लेना चाहिए है। ओम्स लॉ देखो, बेसिक फॉर्म में तो इसको यही कहते हैं अपन, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बट इसका एक स्टेटमेंट भी है जो अगर आपको CBSE वाले पूछे तो आपको लिखना भी पड़ता है। तो चलो स्टेटमेंट भी लिखवा देते हैं आपको। तो क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through it. सॉरी, नॉट थ्रो, यहाँ पे करंट को कोई फेंक नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यही है तुम्हारा ओम्स लॉ। और इसके साथ एक छोटी सी कंडीशन भी है जिसको मेंशन करना जरूरी है। व्हेन टेम्परेचर एंड other parameters kept constant or remain unchanged, both सेम ही चीज है। समझ में आ गई बात? तो जब टेम्परेचर और अदर पैरामीटर आप कांस्टेंट कर दो तो जो तुम्हारा V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। इतना ही ये ओम्स लॉ, इसमें ज्यादा कुछ मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। वैसे आपको ये स्टेटमेंट अगर ज्यादा बड़ा लग रहा है और अगर आपसे याद ना रहे और एग्जाम में पूछ लिया जाए तो बाकी कुछ लिखो या ना लिखो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इतना तो लिख ही देना है। समझ में आ गई बात? एटलीस्ट आपको आधा मार्क्स तो मिल ही जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या अभी देखा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू लाना चाहूँ तो मुझे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो वो जो तुमको यहां पे मिलता है वो क्या मिलता है? R माने कि रेजिस्टेंस। अब देखो, इन भाई साहब के नाम से ही पता चल रहा है कि इनका क्या काम होगा। रेजिस्टेंस, रेजिस्ट करना। जब कोई भी चीज फ्लो हो रही होगी या तो कुछ भी हो रहा होगा उसको ही वो रेजिस्ट कर पाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी के केस में क्या फ्लो हो रहा होता है? या तो चार्ज फ्लो हो रहे होते या तो करंट फ्लो हो रहा होता है। मतलब चार्ज फ्लो हो रहे होते तभी तो करंट फ्लो होता है। तो इन भाई साहब का क्या काम है? करंट या चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसको रेजिस्ट करना, उसको रोकना। समझ में आ गई बात? तो चलो इसका भी अपन छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। वैसे मेरे राइटिंग थोड़े ज़्यादा ही अच्छे हैं और उसके ऊपर से मैं बहुत ही छोटे छोटे राइटिंग में लिख रहा हूँ, तो डेफिनेशंस आपको बहुत ही छोटी छोटी लग सकती है, पर ये छोटी छोटी ही है। चलो खैर, इसमें पूरा का पूरा इंसेप्शन वाला मैंने क्या बोलते हैं सार्केज्म यूज़ किया था, तो मेरे को ही समझ में नहीं आया। तो आगे बढ़ते हैं। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट resist the flow of charge or current। समझ में आ गई बात? वेरी सिंपल, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ
कंडक्टर दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज और करंट, वही है तुम्हारा क्या है, तुम्हारा रेजिस्टेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रेजिस्टेंस अब हमने देखा तो इसका सिंबल क्या होता है वो भी हमको देखना पड़ेगा, इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमको एक और चीज़ देखनी होती है कि इसका ऐसा यूनिट क्या है। अब ये किस साहब के लॉ के बाद आया है, ओम्स लॉ के बाद आया है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या तुम्हारा बन जाएगा, ओम्स ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओम, जिसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, जिसको तुम ओमेगा बोलते हो ना, इसको ग्रीक, ये ग्रीक ओमेगा लेटर है, उससे ओम रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस क्या है, उसका काम क्या है। अब देखो यहाँ पे एक बात और समझने वाली है कि ये जो रेजिस्टेंस तुम्हारा है वो ना तो वी पे डिपेंड करता है ना तो आई पे डिपेंड करता है। क्या, वो ना तो वी पे डिपेंड करता है ना तो आई पे डिपेंड करता है, तभी तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यार। ये क्या है तुम्हारा यार, कांस्टेंट या तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट है और वी या आई पे डिपेंड करता है तो फिर कांस्टेंट काहेगा, समझ रहे हो ना बात, समझ रहे हो, छोड़ो कहाँ पे। तो ये ना तो आई पे डिपेंड करता है ना तो वी पे डिपेंड कर रहा है, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, चलो देखते हैं थोड़ा किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये जिस चीज़ पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, एक तो है तुम्हारा मटेरियल, जिस मटेरियल का वायर बना है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा है तुम्हारा टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस भी कम ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ओम्स लॉ में भी ये स्पेशल लिखा था कि व्हेन टेम्परेचर एंड अदर पैरामीटर्स केप्ट कांस्टेंट। तीसरी चीज़ जो है वो जिस पे डिपेंड करता है वो है तुम्हारी लेंथ ऑफ द वायर, क्या है, लेंथ। और जो चौथी चीज़ है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये जो तुम्हारा सपोज ये वायर है तो ये वायर का आगे का मुहाना होता है ना, उसी को अपन बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ में आ गई बात। और ये तुम्हारी बन गई लेंथ, ये तुम्हारा बन गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इसमें से इन इलेक्ट्रॉन भाई साहब को जाना होता है या तो चार्ज भाई साहब को जाना होता है, ठीक है, और उसकी वजह से उसको रेजिस्टेंस मिलता है। चलो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जाना है, यहाँ पे किसको जाना है, आप लोगों को जाना है। और आप लोग कुल 40 स्टूडेंट हो, कितने हो, 40 स्टूडेंट हो आप लोग, और आप लोगों को इसके बीच में इस टनल में से गुजरना है, एक टनल है और आपको इसमें से गुजरना है, ठीक है। और अगर आपको जाने में यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आएगी तो हम उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस मानेंगे, कम दिक्कत आएगी या तो आपको मजे आएंगे तो हम उसको लेस रेजिस्टेंस मानेंगे या तो कम रेजिस्टेंस मानेंगे। समझ में आ गई बात। तो चलो अपन एरिया के बारे में बात करते हैं। अगर मैं ये एरिया बहुत छोटा कर दूं, क्या आप मुश्किल से एक एक लड़का भी जा पाए इतना मैं एरिया छोटा कर दूं, तो आपको जाने में मजा आएगा कि ज़्यादा तकलीफ होगी, ऑब्वियसली ज़्यादा तकलीफ होगी, हाँ ना। ऐसे धक्का मुक्की करते हुए सब जाओगे, एक दूसरे को टपली मारते जाओगे, नहीं टपली तो नहीं मारना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती हो, चलो जो भी है। तो तुम्हारा रेजिस्टेंस जो है, अगर मैं एरिया कम कर दूं, क्या कर दूं, अगर मैं एरिया कम कर दूं, इसका जो मुंह है उसको बहुत छोटा कर दूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सपोज ये टनल का सिर्फ इतने का ही है और तुम इतने बड़े हो तो तुमको घुस घुस के जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तुमको दिक्कतें ज़्यादा आएगी। अगर मैं इस टनल का मुंह और बड़ा कर दूं, एक साथ 10-10 लोग आराम से परेड करते हुए जाओ, मजे करो, तो अगर मैं इसका एरिया बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, मतलब कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब सपोज कर लो इसकी लेंथ जो है ना, मैं 15,500 किलोमीटर लगा दूं, इसकी लेंथ कितनी कर दूं, 15,500 किलोमीटर, फिर क्या होगा, बस वो बंटी की तरह अंदर धोते जाओ मतलब चलते जाओ और फिर तो आप बोर ही हो जाओगे, फिर बोलोगे यार भैया ये टनल खत्म काहे नहीं होती, मतलब कि लेंथ बढ़ा देंगे तो अवरोध बढ़ जाएगा, आपकी दिक्कतें बढ़ जाएगी, मतलब कि रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर लेंथ भी बढ़ जाएगी तो लेंथ के साथ कैसे हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के साथ कैसे हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बड़ा ही सिंपल है कि नहीं। देखो यही है, अभी आपको भेजने की जगह पे अगर इलेक्ट्रॉन को जाना होता है तो उनको भी यही चीज़ें फेस करनी पड़ती है। अगर लंबी वायर है तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा अंदर कोलिजन होगी। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो तुम्हारे अंदर एटम होते हैं ना मेटल के अंदर, उसके साथ इलेक्ट्रॉन भाई साहब टकराते रहते हैं और इसी की वजह से रेजिस्टेंस आता है। तो जितना दूर जाना होगा उन बेचारे को उतने ज़्यादा टकराएंगे ना,
उससे अच्छा है कि उनको थोड़ी कम डिस्टेंस में, छोटा वायर रखोगे तो कम रेजिस्टेंस मिलेगा, लंबा वायर रख दोगे ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, एरिया बढ़ा दोगे वायर का कम रेजिस्टेंस हो जाएगा, एरिया कम कर दोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमको क्या देखने को मिला कि तुम्हारा जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो एल अपॉन ए। ये जो सिंबल है उसको अपन रो बोलते हैं और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टिविटी को। किसके रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टिविटी। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से नया आ गया। देखो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसकी मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। इसकी डेफिनेशन ना ये फॉर्मूला के ऊपर से हम बनाते हैं, इस फॉर्मूला की मदद से हम ये डेफिनेशन बना देते हैं, तो कोई इश्यू वाली बात ही नहीं है। तो क्या बोलते हैं, इट इज अ रेजिस्टेंस offered by one meter long wire having area of cross section 1 मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे देखो, मैं L की जगह पे 1 पुट कर दूँ 1 मीटर, इसकी जगह पे भी 1 मीटर स्क्वायर पुट कर दूँ तो मेरा न्यूमेरिकली R इज इक्वल टू रो बन जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो उसी को अपन ने इसकी डेफिनेशन बना दी है, रो इज डायरेक्ट R इज इक्वल टू रो वैसे ही बन जाएगा। अगर मैं न्यूमेरिकली देख लूँ यहाँ पे दोनों को 1 1 पुट कर दूँ तो उसी के हिसाब से अपन ने डेफिनेशन बना दी है। बड़ी ही आसान है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला बनाते हैं। चलो रो को इस साइड रखते हैं और L और A को अपन R की साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो रो तुम्हारा क्या बन जाएगा, रो इज इक्वल टू R A अपॉन L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे अगर ट्रांसपोज करेंगे तो। R का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एंड लेंथ का क्या होता है, मीटर। मीटर से स्क्वायर कैंसल, हमको क्या मिल गया, मीटर। समझ में आ गई बात कि नहीं आई। क्या मीटर, सिर्फ ओम मीटर आता है। क्या आता है, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या मिल गया हमको, ओम मीटर। और देखो अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन बनता है, बड़ा ही सिंपल सा है, बट कई बच्चे जो है इसमें एक दिक्कत कर देते हैं। तुमको क्या पूछा जाता है कि एक वायर है और उसका रेडियस अपन 2 गुना कर देते हैं। कितना कर देते हैं, 2 गुना। इफ रेडियस इज डबल्ड, क्या कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, क्या रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा। और ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि सर ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के साथ, और अगर हम रेडियस डबल कर देंगे तो तुम्हारा रेजिस्टेंस जो है वो आधा हो जाएगा। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, यहाँ पे देखो। ऑब्वियसली हम मानते हैं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, ठीक है, बट एरिया जो है उसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हो बात, पाई आर स्क्वायर। और पाई हमारा कांस्टेंट है, तो आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस, ये आर जो है कैपिटल, वो तुम्हारा क्या है, रेजिस्टेंस। वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। क्या है, रेडियस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर तुम इसको डबल करोगे तो तुम्हारा रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, 2 टाइम्स नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो स्क्वायर के साथ है। अगर मैं यहाँ पे 4 गुना, इसको डबल की जगह पे 4 गुना कर दूंगा तो रेजिस्टेंस 16 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आगे से गलती मत करना। वैसे आगे से क्या आप गलती नहीं करोगे अब। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी का कभी और क्या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। तो चलिए मिलते हैं।